नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। केंद्र सरकार पर यह आरोप कोई नया नहीं है कि वो केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग करती है और आए दिन ऐसा कोई ना कोई मामला सामने आता ही रहता है। और सिर्फ केंद्र सरकार पर ही नहीं, ये सवाल उनसे भी पूछा जाता है। बहुत सारी ऐसी राज्य सरकारों से जहां पर इस तरीके के प्रकरण हुए हैं कि आपने राजनीतिक भाव से एक कार्रवाई की है। मंगलवार की सुबह तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता साकेत गोखले की गिरफ्तारी से एक बार फिर से तृणमूल कांग्रेस ने यह मामला उठाया है। सोमवार देर रात साकेत गोखले दिल्ली से फ्लाइट में जयपुर पहुंचे तो एयरपोर्ट पर गुजरात पुलिस उनके इंतजार में थी। गुजरात पुलिस ने उन्हें एयरपोर्ट पर ही गिरफ्तार कर लिया। तृणमूल कांग्रेस के जो सांसद हैं डेरेक ओब्रायन, उन्होंने एक ट्वीट करके सुबह यह जानकारी दी और कहा कि मंगलवार तड़के 2 बजे साकेत गोखले ने अपनी मां को फोन किया और बताया कि पुलिस उन्हें अहमदाबाद ले जा रही है और वो दोपहर तक अहमदाबाद पहुंचेंगे। पुलिस ने उन्हें 2 मिनट की कॉल करने की इजाजत दी। उसके बाद उनका फोन रख लिया और बाकी सारी सामान भी जो है वो जब्त कर लिया, ऐसा तृणमूल कांग्रेस का कहना है। टीएमसी के प्रवक्ता के मुताबिक साकेत गोखले को प्रधानमंत्री मोदी के मोरबी दौरे पर किए गए एक ट्वीट के लिए गिरफ्तार किया गया है। मोरबी में ही 30 अक्टूबर को एक पुल के गिरने से 135 लोगों की मौत हुई है। गुजरात पुलिस ने इस बात की पुष्टि भी की है। पुलिस के मुताबिक एक नागरिक की शिकायत पर साकेत गोखले के खिलाफ एफआईआर दायर की गई और उन पर मानहानि और फोर्जरी का आरोप है कि उन्होंने जबरदस्ती कुछ फैक्ट्स बनाए हैं। साकेत गोखले ने अपने ट्वीट में गुजरात समाचार के हवाले से दावा किया था कि आरटीआई से पता चला कि पुल हादसे के बाद प्रधानमंत्री के मोरबी दौरे पर 30 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। इसमें से 5.5 करोड़ रुपए सिर्फ स्वागत, इवेंट मैनेजमेंट और फोटोग्राफी में खर्च किए गए, जबकि हादसे में मारे गए 135 लोगों को प्रति परिवार 4 लाख के हिसाब से 5 करोड़ रुपए मुआवजा दिया गया। आगे कहा कि मोदी के इवेंट मैनेजमेंट और पब्लिक रिलेशंस की लागत 135 लोगों की जिंदगी से ज्यादा है, लेकिन सरकार ने प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो जो पीआईबी है, उसने एक फैक्ट चेक किया है और फैक्ट चेक करके यह कहा गया है कि किसी आरटीआई में ऐसी कोई जानकारी ही नहीं दी गई और यह फेक न्यूज है। तृणमूल कांग्रेस के प्रवक्ता डेरेक ओब्रायन ने ट्वीट करके फिर कहा कि अहमदाबाद साइबर सेल ने मोरबी पुल हादसे पर साकेत के ट्वीट पर जानबूझकर केस बनाया है, लेकिन इससे तृणमूल कांग्रेस और विपक्ष की आवाज को नहीं दबाया जा सकता। भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक बदले की कार्रवाई को अगले स्तर पर ले गई है। तृणमूल कांग्रेस के सांसदों ने संसद के शीत सत्र से पहले बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में भी यह मुद्दा उठाया है। खुद ममता बनर्जी ने इस मामले में नाराजगी जताई। आज हम साकेत गोखले जी को गिरफ्तार किया गया कल रात। It's very bad. It's very bad and sad. Shakla is a very important and bright man, and for social network he is very popular also, and he has done no mistake. उन्होंने उसका कार्डियक अरेस्ट हुआ था, उसको तबीयत अच्छा नहीं था, बहुत संभाल के जिंदगी बचाया। उसका बाद देखो कालू जयपुर में आ रहा था, इधर से लेके रात 2 बजे अहमदाबाद में उसका पुलिस, गुजरात का पुलिस अहमदाबाद में लेके गया। क्यों? उन्होंने एक ट्वीट किया प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ में। तो हमारा खिलाफ में तो कितना ट्वीट होता है। हाँ, साइबर क्राइम को जरूर देखना चाहिए, ऐसा कोई नहीं होना चाहिए जिसमें जो देश का खतरा होता है और पर्सनल अटैक होता है। लेकिन मलबी भी जब तोड़ गया, ये तो बहुत बड़ा कांड था और इसी के लिए वो एक न्यूज कोट किया था। इसी के लिए वी आर रियली सॉरी फॉर दिस विंडिक्टिव एटीट्यूड। आई कंडेम। डेरेक ओब्रायन वो भी मीटिंग में थे, खबर मिलके मीटिंग छोड़ के उन्होंने चले गए। हम लोग ये विषय उठाया कि सेंट्रल एजेंसीज तो जो काम करते हैं वो उद्देश्य प्रणोदित का रूप से मोटिवेटेडली करते हैं, और ये विषय पर बहुत और दूसरा पार्टियों भी बहुत सारे बोला। आपको लगता है कि जानबूझकर राजनीतिक प्रतिशोध के तहत उनको फंसाया गया है? दिल्ली से जाते हैं, जयपुर जाते हैं, उनको गिरफ्तार कर लिया था, मोबाइल जब्त कर लिया था। ये सबको विषय क्यों? ये सारे राज्यों में कौन कौन घटना घटे है, ये आज बहुत सारे पार्टी इसका बारे में आप बोला बहुत फोर्सफुली, और कुछ कुछ राजनीतिक दल इन्होंने बताया। हम लोग तो पहले से बोलते हैं एजेंसीज आर वेरी प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशंस, वो नहीं काम करते हैं उसी सम्मान के साथ।
आज सरकार की सर्वदलीय बैठक में भी तृणमूल कांग्रेस नेता की गिरफ्तारी और एजेंसियों के दुरुपयोग का मुद्दा उठाया गया। हालांकि इस मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी या गुजरात सरकार की कोई प्रतिक्रिया अभी तक नहीं आई है। मोरबी पुल हादसा गुजरात चुनावों से ठीक पहले हुआ और उसी मसले को उठाने वाले साकेत गोखले की गिरफ्तारी चुनाव खत्म होने के ठीक बाद। क्या इसमें कोई पैटर्न है? साकेत गोखले ने 1 दिसंबर को ट्वीट किया, लेकिन कार्रवाई चुनाव के बाद हुई। 1 दिसंबर को ही पीआईबी ने ट्वीट करके जानकारी दी कि यह ट्वीट फेक है। अगर साकेत गोखले ने गलत किया तो तुरंत ही कार्रवाई क्यों नहीं हो गई? गुजरात चुनाव के खत्म होने का इंतजार क्यों किया गया? हम सीधी तरीके से कह रहे हैं, अगर साकेत गोखले ने गलत बयानी की है तो आप बिल्कुल कार्रवाई कीजिए उनके खिलाफ, लेकिन वक्त पर क्यों नहीं की? क्या राजनीतिक रूप से इंतजार किया जा रहा था कि चुनाव खत्म हो जाए, पता चला आप उसके बारे में बात करने लगे तो गुजरात चुनाव के बीच में मोरबी एक मुद्दा बन जाए, क्योंकि इस गिरफ्तारी के बाद हो सकता है वो मुद्दा बन जाए। अब 30 अक्टूबर को हुए मोरबी हादसे के सिलसिले में 9 लोगों को 31 अक्टूबर को गिरफ्तार किया गया, जिनमें ओरेवा कंपनी के 2 मैनेजर, 2 टिकट कलेक्टर, पुल मरम्मत से जुड़े ठेकेदार और 3 सिक्योरिटी गार्ड शामिल हैं। लेकिन 37 दिन गुजर गए हैं, अभी तक पुल की मरम्मत का ठेका लेने वाली कंपनी ओरेवा के मालिक के साथ पूछताछ की गई है या नहीं, यह नहीं मालूम, और गिरफ्तारी तो नहीं हुई है। अगर साकेत गोखले की गिरफ्तारी में एजेंसी इतनी तेजी दिखा सकती है, जो कि हम उस मामले पर कमेंट नहीं कर रहे हैं, जांच एजेंसी तय करेगी, तो 135 लोगों की जान लेने वाले हादसे में इतनी सुस्त क्यों है? अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई? मोरबी नगर निगम के किसी भी अधिकारी को गिरफ्तार नहीं किया गया है, जबकि नगर निगम ने ही यह ठेका दिया था। इस मामले में मोरबी नगर निगम के चीफ ऑफिसर संदीप सिंह झाला को सिर्फ सस्पेंड किया गया है। इन्हीं के साइन थे 2022 में जब यह करार हुआ था। यह हाल तब है जब खुद सुप्रीम कोर्ट इस पूरे खौफनाक हादसे पर इसको बता चुका है कि यह खतरनाक है, खौफनाक है। गुजरात हाईकोर्ट ने नगर पालिका के अधिकारियों और पुल के रख रखाव का जिम्मा संभालने वाली कंपनी की जवाबदेही की स्वतंत्र जांच के लिए भी कहा था। नवंबर के महीने में गुजरात हाईकोर्ट ने इस मामले का खुद ही संज्ञान लेते हुए कहा था कि पहली नजर में नगर पालिका की लापरवाही से यह हादसा हुआ है। कोर्ट ने पुल से जुड़ी सभी फाइलों और समझौतों को सील्ड कवर में मंगाया था। कोर्ट ने इस मामले को हल्के में लेने के लिए मोरबी नगर पालिका को भी फटकार लगाई थी और यह भी पूछा था कि ओरेवा ग्रुप की अजंता कंपनी को पुल की मरम्मत और रखरखाव का ठेका बिना टेंडर के ही क्यों दिया गया। हाईकोर्ट ने इस मामले में राज्य सरकार को भी फटकार लगाई कि नगर पालिका के मुख्य अधिकारी के खिलाफ कोई जांच शुरू क्यों नहीं की गई। इससे पहले मोरबी नगर पालिका के हादसे की पूरी जिम्मेदारी अजंता कंपनी पर ही डालने की कोशिश की थी और कहा था कि कंपनी ने बिना फिटनेस सर्टिफिकेट हासिल किए ही पुल को खोल दिया। इस पर कोर्ट ने नगर पालिका से पूछा कि वो बताएं कि कॉन्ट्रैक्ट में कहां पर फिटनेस सर्टिफिकेट का जिक्र है। कॉन्ट्रैक्ट में तो लिखा नहीं है और आप ये आर्ग्यूमेंट लेकर के आ रहे हैं। कोर्ट ने यह भी पूछा कि 29 दिसंबर 2021 से 7 मार्च 2022 तक पुल को जनता के लिए कैसे खोल दिया गया, जबकि वो बहुत ही खराब हालत में था। इस मामले की जांच में यह भी सामने आया था कि पुल के सिर्फ प्लेटफॉर्म बदले गए थे और पुराने केबल्स नहीं बदले गए थे, जैसे कि आप इन तस्वीरों में देख रहे हैं। आपको याद होगा कि पुल का ठेका लेने वाली अजंता मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ओरेवा ग्रुप की कंपनी है, जो घड़ी और कैलकुलेटर जैसे प्रोडक्ट्स बनाती है, उसके लिए जानी जाती है, पुल के रखरखाव के लिए नहीं। इस कंपनी के पास पुल बनाने जैसे बड़े कामों का कोई अनुभव नहीं है, खास तो छोड़ दीजिए, कोई भी अनुभव नहीं है। इसीलिए यह सवाल उठा कि इस कंपनी को 140 साल से भी ज्यादा 143 साल पुराने इस पुल की मरम्मत का ठेका आखिर किस आधार पर दिया गया था। हमारे सहयोगी अंकित त्यागी ने तब आपको इस पुल की मरम्मत में खामियों पर एक रिपोर्ट दिखाई थी। आज जब 37 दिन हो गए हैं तो आप जान लीजिए ये रिपोर्ट जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि सही पर्सपेक्टिव में इस कहानी को रखना जरूरी है। आप बिल्कुल फुर्ती दिखाइए। अगर कोई फेक ट्वीट कर रहा है, फेक न्यूज है, फेक आरटीआई कर रहा है, आप बेशक कार्रवाई कीजिए, लेकिन इतनी ही फुर्ती
आप 135 लोग जिनकी जान चली गई उनको न्याय दिलाने में भी करिए, और जो लोग दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई कीजिए, क्योंकि इस देश की कोई भी अदालत ये नहीं कह रही है कि भाई कार्रवाई मत करो। यही वो तार है जिसके ऊपर इस पुल का दारोमदार था, पुल की पूरा टिका हुआ था। ऐसे 2 तारों पर पुल टिका हुआ था जिसमें से एक टूटा और उसके साथ इतने सारे लोग मारे गए। इस तार की हालत आप अगर देख सकें तो इसमें पूरी तरह से जंग लगा हुआ है। इसका एक एक हिस्सा अगर मैं कहूं तो हिलने का नाम नहीं ले रहा है। एक एक नट बोल्ट जो है वो पूरी तरीके से इसमें जंग लगा हुआ है। पुल के साथ ये सस्पेंडर्स थे, इस तार से ये सस्पेंडर लगे थे जिसमें जहां पे लोग चलते थे, जो पुल का जमीन थी जिसपे जो फट्टे थे जिसपे लोग चलते थे वो जुड़े होते थे। इन सस्पेंडर्स की आप हालत देखिए, इनका एक एक हिस्सा आपको जंग लगा दिखाई पड़ेगा। अगर इस पे मैं थोड़ा हाथ ऐसे यूं फेर दूं तो ये मेरे हाथ में ये आपको दिखाई पड़ेगा कि किस तरीके से जंग लगा हुआ ये पूरा हिस्सा था। इसको बदला नहीं गया, इसको छुआ नहीं गया। एक एक चीज अगर इस पुल की आप देखेंगे तो वो इतनी बुरी तरह से इसमें जंग लगा हुआ है कि ये अब तक किस तरीके से टिका हुआ था ये शायद आश्चर्य की बात है। बदलाव क्या किया गया इसमें, लकड़ी के पहले फट्टे थे जिस पे लोग चलते थे, उन्हें बदलकर एल्यूमिनियम की ये शीट लगाई गई। इसका भी अगर मैं आपको हालत बताऊं तो किस तरीके से पैसा कमाना की कोशिश की गई। इन शीट्स की ज़रा मैं आपको हालत दिखाता हूं। मैं यहाँ पर अगर आपको बैठ के दिखाऊं तो एल्यूमिनियम की शीट है और उसके बीच में किस तरीके से जो फिलिंग आप देखेंगे तो ये फिलिंग आपको लगेगा कि प्लास्टिक की एक मैश लगा रखी है और उसके नीचे एक और बोर्ड का हिस्सा लगाया हुआ है। तो ये आपने अंकित की रिपोर्ट देखी। अंकित अपनी रिपोर्ट में बता रहे हैं किस तरीके से जो चीज मरम्मत करनी चाहिए थी वो की नहीं, नीचे नीचे सौंदर्यीकरण कर दिया गया। अब आप कार्रवाई कर रहे हैं गुजरात पुलिस, आप बिल्कुल कार्रवाई कीजिए। जो गलत इंफॉर्मेशन फैला रहा है उसकी अदालत तय करेगी कि आपकी जांच सही थी या नहीं। लेकिन अदालत आपको इस काम से नहीं रोक रही है कि जो लोग दोषी हैं, अदालत खुद कह रही है कि करार जिन लोगों के बीच में हुआ है उनके खिलाफ तो एक्शन लो ना। ओरेवा के मालिक के खिलाफ क्या जांच हुई है, कहां गिरफ्तारी हुई है, और मोरबी नगर निगम के जो अधिकारी हैं उनकी गिरफ्तारी कहां हुई है। 37 दिन हो गए अभी तक ये चीज नहीं हुई है। यह सवाल पूछा जाएगा। अब यह पुल इस साल 8 मार्च को मरम्मत के लिए आधिकारिक तौर पर बंद किया गया। फिटनेस सर्टिफिकेट मिले बिना 25 अक्टूबर को खोल दिया गया। जांच में यह बात भी सामने आई है कि पुल की ठीक तरीके से मरम्मत नहीं हो पाई थी और पुराने केबल्स नहीं बदले गए थे। लेकिन स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स, देखिए पुल ऐसा है, इसको आप ऐसे नहीं है कि कुछ भी कर दें या थोड़ा बहुत रंग रोगन कर दें। यह सस्पेंशन ब्रिज है, यह केबल पर लटका हुआ ब्रिज है, इसमें और ज्यादा एक्सपर्टीज चाहिए होती है। तो जो स्ट्रक्चरल इंजीनियर हैं, एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं, आइए आपको वो सुनाते हैं। ये जो मोरबी ब्रिज था 140 इयर्स ओल्ड था। ओवर द पीरियड ऐसा स्ट्रेस ज्यादा और कम होने का संभावना बहुत ज्यादा रहता है ऐसा में। एंड ऐसा ब्रिजोस में मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज पीरियोडिक इंस्पेक्शन करना बहुत जरूरी है एज अ पार्ट ऑफ द मेंटेनेंस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इट इज। एंड पीरियोडिक इंस्पेक्शन में मैंने पहले जैसा बोला, सस्पेंशन केबल जो है मेन लोड बेयरिंग एलिमेंट है। दैट सस्पेंशन केबल जो है एंड में, एट द एंड्स, हम जो अबटमेंट बोलता है वो जाके एंकर हो जाता है, एंकर होता है। एंकरिंग के लिए पुराने जमाने में बुलडॉग क्लैंप्स यूज करते थे। ये बुलडॉग्स क्लैंप्स और सस्पेंशन केबल जब जो जिधर जुड़े हुए हैं उधर करोशन नहीं तो रस्ट होने का संभव बहुत ज्यादा रहता है। आसो सस्पेंशन केबल से सस्पेंडर्स जो है वो फुटपाथ को सपोर्ट करते हैं ऐसा पेडेस्ट्रियन ब्रिजेस में। और सस्पेंडर और वो जो फुटपाथ डेक जो रहता है, फुटपाथ का डेक जो रहता है, उधर कनेक्शन में भी फटीक होने का ज्यादा संभावना रहता है और करोशन होने का ज्यादा संभावना रहता है। दिस करोशन एंड फटीक को पीरियोडिकली चेक करना पड़ता है। तो आइए अब राजनीति और मोरबी से थोड़ा दूर एक और मुद्दे के बारे में बात करें। अंतर्राष्ट्रीय मंदी दुनिया में पैर पसार रही है। इसका अंदेशा इसलिए भी सताने लगा है कि दुनिया की कई नामी कंपनियां पिछले कुछ अरसे में अपने यहां नौकरियों में भारी छंटनियों का ऐलान कर रही है। जैसे इलॉन मस्क ने
ट्विटर का मालिक बनने के बाद करीब 50% कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया। इसके बाद कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले करीब 4,400 कर्मचारियों को भी हटाने का ऐलान किया है। फेसबुक की पेरेंट कंपनी मेटा ने करीब 11,000 कर्मचारी हटाए हैं। माइक्रोसॉफ्ट ने करीब 1,000 छटनियां की हैं। कुछ रिपोर्ट बता रही हैं कि अमेजॉन भी 20,000 कर्मचारियों को हटा सकती है। जोमैटो अपने करीब 3% कर्मचारियों को हटाने की योजना बना रही है। पेप्सी भी सैकड़ों कर्मचारियों को हटाने की योजना पर काम कर रही है। भारत में ऑनलाइन शिक्षा में बड़ा नाम बन चुकी बायजूस भी करीब 2500 कर्मचारियों को हटाने का ऐलान कर चुकी है। कंपनी के सीईओ बैजू रविंद्रन ने कर्मचारियों को भेजे ईमेल में माफी मांगते हुए कहा कि बदले हालात में उन्हें ऐसा करना पड़ रहा है। दरअसल कोविड से अभी दुनिया उभरी नहीं है कि मंदी ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। इसका सीधा असर लोगों की नौकरियों, वेतन और खरीद क्षमता पर पड़ेगा। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने 2022-2023 के लिए अपनी ग्लोबल वेज रिपोर्ट में मुद्रा फीसदी और कोविड का लोगों की खरीद क्षमता और वेतन पर असर का आकलन दिया है। इसके मुताबिक जब से तुलनात्मक रिकॉर्ड उपलब्ध है, तब से पहली बार वैश्विक वेतन में रियल टर्म्स में गिरावट शुरू हो गई। 2022 की पहली 6 माह यानी कि 6 मंथली शुरुआत के 6 महीने में वैश्विक मासिक औसत वेतन यानी कि ग्लोबल एवरेज मंथली वेजेस में एक साल पहले के मुकाबले करीब 0.9% की गिरावट आई है। आईएलओ ने बीते 15 साल के जो आंकड़े जारी किए हैं, उनके हिसाब से दुनिया भर में जीवन स्तर में यह पहली सीधी गिरावट। यह गिरावट विकसित देशों में ज्यादा तेज देखी गई है, जहां महंगाई तेजी आनी पहले शुरू हो गई। G20 देशों में, जिनमें दुनिया के 60% सैलरीड वर्कर्स यानी कि जो लोग कमाते हैं उसके 60% लोग जहां रहते हैं दुनिया भर में, वहां विकसित अर्थव्यवस्थाओं यानी कि डेवलप्ड इकोनॉमीज में वेतन 2.2% प्रति वर्ष गिर रहा है, गिरावट दर्ज हुई है। जबकि G20 देशों में उभरती अर्थव्यवस्था डेवलपिंग इकोनॉमीज में वेतन वृद्धि सुस्त पड़ी है, लेकिन 0.8% के साथ वो अभी भी पॉजिटिव बनी हुई। एक और रिपोर्ट है जो आईएलओ ने एशिया पैसिफिक एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक 2022 के नाम से जारी की है। इसके मुताबिक एशिया पैसिफिक क्षेत्र में 2022 में करीब 2.2 करोड़ नौकरियां चली गईं। और अब बात करते हैं भारत की। वैश्विक मंदी का डर तो हमें भी सता रहा है और ऊपर से महंगाई अलग से मार रही है। भारत सरकार के सांख्यिकी मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स के आंकड़ों के मुताबिक भारत में नॉमिनल वेज जो 2006 में 4,300 के आसपास थी, 4,398, वो 2021 में 17,017 हो गई। नॉमिनल वेज क्या होता है ये बता दें, क्योंकि बड़ा हाई फंडा इकोनॉमिक मसला है तो ये ऊपर से उड़ जाता है। दरअसल नॉमिनल वेज यानी वो वेतन जो आपके हाथ में मिलता है लेकिन आपका रियल वेज नहीं है, क्योंकि इसमें महंगाई यानी कि इन्फ्लेशन को एडजस्ट नहीं किया गया है। मैं आपको सैलरी दे दूं लेकिन अगर उसके अनुपात में अगर महंगाई भी बाहर बढ़ रही है तो फिर एक्चुअली आपके हाथ में कितना वेतन आया, वो चीज वो रियल वेज होती है। अगर आप रियल वेज निकालेंगे और देखेंगे कि महंगाई दर की वजह से वो नॉमिनल वेज से कम हो गया है, तो अगर आप भारत में वेतन के आंकड़ों में महंगाई को भी शामिल कर लें तो 2006 में जो वेतन वृद्धि 9.3% थी इंक्रीमेंट, वो 2021 में माइनस में चली गई है, 0.2% हो गई। इसका सीधा अर्थ यह है कि आपका वेतन सही मायनों में थोड़ा सा कम हुआ है बढ़ने के बजाय। भारत में वेतन वृद्धि का नेगेटिव होना कोरोना के बाद से शुरू हो गया। चीन में वेतन वृद्धि 2006 के 5.6% के मुकाबले 2022 में 2% रह गई। पाकिस्तान में 2006 के मुकाबले 2021 में वेतन वृद्धि -3.8% हो गई। तो क्या यह सब मंदी का असर है? ये आंकड़े डराते हैं, लेकिन वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सितंबर के महीने में आश्वासन दिया कि भारत के मंदी में जाने का खतरा 0% है।
There is no question of India getting into recession or stagflation. Adir ji, you please be assured there is no question of us getting into either a stagflation or, like the US, they may say technical recession, whatever. प्लीज और आइए अब जानते हैं एक्सपर्ट्स का क्या कहना है इस पूरे मसले पे, ले ऑफ, इस पर भारत का असर। अमीरुल्लाह खान साहब कुछ बोल रहे हैं, आइए सुनते हैं। चूंकि कोई एक ने निकाला इसीलिए सब निकाल रहे हैं, और ये उन सब कंपनीज के लिए अच्छी बात नहीं है, क्योंकि जब आप निकालते हैं लोगों को तो आप ये सिग्नल दे रहे हैं मार्केट को कि हमारी हालत अच्छी नहीं है। उस वजह से ना उनकी स्टॉक मार्केट बढ़ती है, ना उनके खर्च कम होते हैं। इसी जब आप निकालते हैं लोगों को, ले ऑफ का जो कॉम्पेंसेशन होता है वो इतना ज्यादा होता है कि आपको कोई फायदा नहीं होता निकालने से, बल्कि नुकसान होता है, क्योंकि साल भर के बाद आप फिर उन्हीं लोगों को ढूंढने लगेंगे और उन्हीं लोगों को हायर करने लगेंगे। उनको हायरिंग बोनस देना पड़ेगा, आपको उतना पैसा खर्च करना पड़ेगा उनको ढूंढने के लिए, तब तक वो और महंगी जगह चले जाते हैं। तो उस वजह से बिजनेस सेंस तो नहीं बनता इस माहौल में इन कंपनीज को ले ऑफ करने का। जहां तक हिंदुस्तान का सवाल है, हमारे लिए ये थोड़ी सी परेशान कुन बात है, क्योंकि अभी अगर हम देखें तो इस वक्त हमारा जो लेबर बाहर जा रहा है वो इन बड़ी कंपनीज के लिए इन कंपनीज के लिए एक बड़ा सरमाया है। और चूंकि हम इन टेक्नोलॉजीज में बहुत आगे हैं, हमारा लेबर यहाँ जाके इस वक्त बहुत कंट्रीब्यूट कर सकता है। और अगर इस वक्त ले ऑफ होने लगे तो हमारे लिए हमारी ग्रेजुएट्स के लिए जो नए स्किल लोग हैं उनके लिए ये अच्छी न्यूज नहीं। ये रेवड़ी कल्चर देश के विकास के लिए बहुत घातक है। इस रेवड़ी कल्चर से देश के लोगों को और खास करके मेरे युवाओं को बहुत सावधान रहने की जरूरत है। एक कंपनी है बहुत बड़ी, उस कंपनी ने लोन लिया कई बैंकों से, खा गए वो लोन, बैंक दिवालिया हो गए, और उस कंपनी ने एक राजनीतिक पार्टी को चंदा दे दिया कुछ चंद करोड़ रुपए का, और उस कंपनी के खिलाफ सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया। ये फ्री की रेवड़ी है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये ले ऑफ की बात हो रही है, अर्थव्यवस्था की बात हो रही है, ये रेवड़ी कहां से ले आए। दरअसल अर्थव्यवस्था और नौकरियों के प्रति जब चिंता का विषय उठता है, ऐसे में बहुत सारे लोग सरकारों की ओर देखते हैं, सरकारों से मदद की गुहार लगाते हैं कि सरकार आएगी। देश में खास तौर से बहुत सारे लोग ये चाहते हैं कि सरकारी नौकरियों का एक बेस उनको मिले। लेकिन ये कब हो सकता है? ये तब हो सकता है जब सरकारों की वित्तीय स्थिति ठीक हो। वो कैसी है, उसमें वहां पर एक रेवड़ी की डिबेट आती है। कैसे ये कनेक्शन जोड़ते हैं, आइए आपको बताते हैं। भारत में रेवड़ी बांटने का मुहावरा पिछले कुछ समय से सियासत में छाया हुआ है। खुद प्रधानमंत्री मोदी ने, जैसे आपने सुना, कई पार्टियों द्वारा चुनाव से पहले जनता से किए गए मुफ्त वादों को रेवड़ी बताया। हालांकि विपक्ष का यह कहना है कि जब मोदी सरकार खुद जनता को कोई राहत देती है या अपना मैनिफेस्टो जारी करती है तो उसको तो जन कल्याण बता देते हैं, और जब दूसरे करते हैं तो उसको रेवड़ी बता देते हैं। ऐसे में सबसे पहले सवाल तो यह उठता है कि रेवड़ी की परिभाषा क्या है। भाई, हमारे लिए तो रेवड़ी एक बढ़िया सी मिठाई है, लखनऊ की शान, लेकिन राजनीतिक रूप से इसको परिभाषित करना, डिफाइन करना, यह बहुत जरूरी हो जाता है। कौन रेवड़ी बांट रहा है और कौन जन कल्याण कर रहा है, यह जानना जरूरी है। यह सवाल अब इसलिए फिर उठने लगा है क्योंकि आम बजट 2023-2024 की तैयारियां जोरों पर है। श्रीलंका में जो आर्थिक संकट आया, उसे देखते हुए भारत समेत दुनिया की तमाम देशों की अर्थव्यवस्थाएं भी चौकन्ना हो गई कि हमारे यहां तो नहीं हो जाएगा ये। दरअसल श्रीलंका की सरकार कर्ज के जाल में फंसी हुई है, जिससे निकलने में उसे सालों लगेंगे। इसे आसान शब्दों में अगर समझें तो कह सकते हैं कि आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया जैसी फैसलों ने श्रीलंका की हालात बिगाड़ दी। इससे बचने की जरूरत थी और अब सभी देश जोर दे रहे हैं इस बात पर, खास तौर पर छोटे देश जो कर्ज पर ज्यादा निर्भर हैं।
श्रीलंका का यह संकट भारत के तमाम राज्यों के लिए एक सबक की तरह है और वित्तीय हालात उस पर जांच लेने की जरूरत है। ऊपर से कोविड की महामारी ने अर्थव्यवस्था को एक झटका भी दिया है, स्थिति को खराब भी कर दिया है। ऊपर से बढ़ती सब्सिडी, कई सुविधाएं मुफ्त देने के वादे, कर्ज पर बढ़ता ब्याज और डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों का बढ़ता बकाया वगैरह तमाम बहुत कॉम्प्लेक्स इशू है। राज्यों की आर्थिक हालात और खराब कर रहे हैं, इसमें दिक्कत हो रही है और इसी बैकग्राउंड में, इसी पृष्ठभूमि में भारत के कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल ने यानी कि सीएजी ने ताजा आंकड़ों की घोषणा की है और उसके मुताबिक सब्सिडी पर राज्य सरकारों का खर्च 2020-21 में जो 12.9% था वो 2021-22 में 11.2% रहा, यानी कि हल्का सा कम हुआ है। वो इसलिए क्योंकि 2020-21 में आप याद कीजिए कोरोना अपने चरम पर था। अगर राजस्व के मुकाबले सब्सिडी पर खर्च देखें तो 2019-20 में सब्सिडी खर्च राजस्व के मुकाबले 7.8% था, तो 2021-22 में 8.2% हो गया, यानी कि सब्सिडी बढ़ी। झारखंड, केरल, ओडिशा, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश वो 5 राज्य हैं जहां बीते 3 साल में सब्सिडी का खर्च सबसे ज्यादा बढ़ा है। गुजरात, पंजाब और छत्तीसगढ़ ने अपने राजस्व खर्च को इस राजस्व खर्च का 10% से ज्यादा सब्सिडी पर खर्च किया है। पहले से ही आर्थिक हालात खराब हों और राज्य सरकारें मुफ्त बांटने जैसे वादों पर अमल करें तो स्थिति और चिंताजनक हो जाती है। अंग्रेजी में इन्हें अक्सर फ्रीबी कहा जाता है कि मुफ्त में बांट, और हिंदी में इसको रेवड़ी बोला जाने लगा है। लेकिन आप ये जान लीजिए कि रेवड़ी बांट सब रहे हैं, बीजेपी की सरकारें भी और विपक्ष की सरकारें भी, क्योंकि वो चुनावी वादे हो जाते हैं। चुनाव से पहले कई पार्टियां सत्ता में आने के लिए ऐसे वादे कर देती हैं और ये वादा अमल में लाना भारी भी पड़ जाता है। अगर राज्य सरकारों के सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीएसडीपी के मुकाबले देखें तो 2022-23 में पंजाब ने 2.7%, आंध्र प्रदेश ने 2.1%, झारखंड ने 1.7% और मध्य प्रदेश में 1.6% मुफ्त वादों पे अमल पर खर्च किया है। लेकिन अगर आप राजस्व खर्च के मुकाबले देखें तो 2022-23 में पंजाब ने 17.8%, आंध्र ने 14.1%, झारखंड ने 8% और मध्य प्रदेश ने 10.8% मुफ्त वादों पर अमल करने पर खर्च किया है। ये आंकड़े चिंता पैदा करते हैं क्योंकि मुफ्त वादों पर खर्च अक्सर ऐसा खर्च होता है जो अर्थव्यवस्था में जान फूंकने में उतना असरदार नहीं होता जितने अन्य तरह के निवेश होते हैं। पंजाब से कई अर्थशास्त्रियों ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से आग्रह किया है कि वो पंजाब की अर्थव्यवस्था को विकास की राह पर तेजी से लौटाने के लिए तुरंत कदम बढ़ाएं, क्योंकि पंजाब पिछले सालों में कर्ज के तनाव में और कर्ज के जाल में पूरी तरीके से उस चपेट में आ गया है। इसके लिए पंजाब के लिए केंद्र सरकार की ओर से वित्तीय पैकेज की मांग भी की जा रही है। इसके तहत कई उपाय सुझाए गए हैं, जैसे कि पंजाब को कर्ज पर ब्याज अदायगी से अगले 7 साल के लिए छूट दी जाए। इससे पंजाब सरकार को ब्याज की अदायगी से कुछ राहत मिल जाएगी। पंजाब अपने टैक्स राजस्व का करीब 45% ब्याज अदायगी पर खर्च करता है। सोचिए 45%। साफ है ऐसे फैसलों से बचना जरूरी है जो राज्यों को कर्ज के बोझ में दबाती चली जाती हैं। इस मसले पर सुनते हैं अर्थशास्त्री अरुण कुमार की राय क्या है। अभी जो पंजाब की स्थिति है वहां पे उनका जो जिसको डेट टू द स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट बोलते हैं वो उनका बढ़ा हुआ है, पर लेकिन ऐसा नहीं कि वो उनका ही सबसे ज्यादा है। और भी राज्य हैं जहां पे कि वो डेट का रेशियो काफी ज्यादा है। अच्छा, फिर उसको देखते हैं कि कितना आपका रिसोर्स आ रहा है, जिसको कहते हैं स्टेट का ओन टैक्स रेवेन्यू, उसके अनुपात में कितना आपका जो डेट है। तो वो पंजाब का तेज है, लेकिन ऐसा नहीं कि सिर्फ पंजाब का ही तेज है, वो तमिलनाडु का भी तेज है, बाकी और भी राज्य हैं उनका भी तेज है। तो इससे होता क्या है कि जब आपके पास जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो जाता है कि आपने ज़्यादातर आपने सिर्फ इंटरेस्ट पे करने में दे दिया,
तो आपका जो बचत होती है जिससे आप अपना कैपिटल एक्सपेंडिचर करते हैं वो फिर कम हो जाता है, और जब कैपिटल एक्सपेंडिचर कम हो जाता है तो उससे फिर आपका आगे फ्यूचर में ग्रोथ उससे कम हो जाती है। तो ये एक परेशानी है पंजाब की कि वो जो कैपिटल आइटम पे जो खर्च कर सकते हैं उसमें कमी है, उसमें जितना होना चाहिए उतना नहीं है, बाकी राज्यों के तुलना में उनका कम है। तो अब उसको बढ़ाने की ज़रूरत है। तो उसके लिए सरकार को, जो पंजाब के जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि सेंटर को ज़्यादा ट्रांसफ़र करना चाहिए पंजाब को। तो जो टैक्स जो ट्रांसफ़र होता है वो तो एक तरह से स्टेट का हक है कि स्टेट को मिलना चाहिए जिससे कि वो कर सके। दूसरी बात यह कि अभी पैंडेमिक के दौरान सेंटर ने भी कितना पैसा गरीब आदमी और बाकी लोगों के हाथ में दिया, वो स्टेट्स को भी देना था, तो स्टेट्स ने भी दिया, तो उससे फिर डेट और ज़्यादा बढ़ा है। खासकर पिछले 2-3 सालों में हर स्टेट का डेट बढ़ गया है क्योंकि उनको रेवेन्यू उतना नहीं आया, क्योंकि अर्थव्यवस्था उतना अच्छा नहीं कर रही थी और पैसा उनको ज़्यादा खर्च करना पड़ा। तो ये एक स्पेशल सिचुएशन है जिसमें कि सेंटर को ये सोचना चाहिए कि वो स्टेट्स को और ज़्यादा ट्रांसफ़र करें जिससे कि उनके पास पैसा ज़्यादा होगा तो वहाँ पे डेवलपमेंट कैपिटल आइटम ज़्यादा एक्सपेंडिचर होगा। अभी तो जैसे कि आपने सुना, प्रोफेसर अरुण कुमार बता रहे थे कि किस तरीके से इस स्थिति को नियंत्रित करना है। तो आइए, ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है खबरों की खबर में। अब आपको दिखाते हैं सियासत का एक अजीब सा झोल, कभी नफरत और कभी मेलजोल। कांग्रेस वाला कहे छे आ मोदी ने एनी औकात बतावी देशु। औकात मारी कोई औकात नहीं बापा, तमे मारी औकात देखाड़वानी। अरे हूँ तो सेवक छू, हूँ तो सेवादार छू, अने सेवक के सेवादार की बड़ी औकात होती है। इस तरीके के बयानबाजी की आदत हो गई है, नहीं? आप किसी को मत देखो, मोदी को देखकर वोट दो। भाई तुम्हारी सूरत कितनी बार देखना, कारपोरेशन में भी तुम्हारी सूरत देखना, एमएलए इलेक्शन भी तुम्हारी सूरत देखना, एमपी इलेक्शन में भी तुम्हारी सूरत देखना, हर जगह कितने भाई, क्या आपके रावण के जैसा 100 मुख है क्या है? અને ખેડગેજીને હું ઓળખું છું, એમનો ખૂબ આદર કરું છું, એમનું સન્માન કરું છું। હવે તમે મને કહો, રામ ભક્તોના ધરતી પર રામ ભક્તોની સામે એમના પાસે બોલાવડાવવામાં આવ્યું કે તમે મોદીને 100 માથાવાળો રાવણ કહો કે આ કોંગ્રેસ પાર્ટી એ રામના અસ્તિત્વને સ્વીકાર નથી કરતી। हाँ, ये भी नेचुरल सा लग रहा है। अरे नेता नगरी, ये क्या? इतनी मुश्किल से तो तुम्हारी गाली गलौज की आदत पड़ी, ये किस विस का रिवाज कब से शुरू कर दिया भाई? अच्छा, एक और एंगल से भी किस करते हुए दिखा रहे हो, चलो ये भी देख लें। पहले दिन से हमने कहा है, सभी राजनीतिक दल स्वागत। अभी अशोक जी ने भी कहा बीजेपी आरएसएस वाले आना चाहते हैं, मध्य प्रदेश में एक आरएसएस की कार्यकर्ता राहुल जी के साथ चले, केरला में कुछ वामपंथी पार्टियों के सदस्य चले राहुल जी के साथ, कर्नाटक में जेडीएस के एमएलए चले, सबका स्वागत है। जो कोई चलना चाहता है, यात्रा के मकसद में विश्वास रखता है, उनका स्वागत है। ओफ, ये मोहब्बत। हमारे नेता लोग बदल गए हैं भाई। जरा मोदी जी को केजरीवाल का नमस्ते तो देखो, इतनी विनम्रता, इतना सत्कार। हाँ, दिल्ली और गुजरात के चुनाव खत्म हो गए हैं ना, शायद इसलिए। और लेफ्ट राइट की जुगलबंदी भी गजब है भाई। येचुरी जी, मोदी जी, डी राजा जी, ये हंसी, ये हाथों में हाथ, क्या बात है। फालतू बदनाम किए हैं आप लोग अपने नेता लोगों को। सो क्यूट। दीदी, ओ दीदी। नहीं, लगता है वो सब पीछे छोड़ दिया मोदी जी ने और ममता जी ने भी। पर खड़गे जी के रावण वाले बयान के बाद इनकी सुलह हो जाए
नो चांस। अरे ये खड़गे जी क्या कर रहे हैं? कहीं मोदी जी के 100 सर तो नहीं गिन रहे? अच्छा 10 ही गिन रहे होंगे। नहीं दोस्त, ये तो बड़ा अच्छा और शालीन टाइप माहौल है। लगता है दोनों एक दूसरे की इज्जत करना सीख गए। इसे कहते हैं परिपक्व नेता। नवीन बाबू भी अच्छे से बात कर रहे हैं। खैर ये तो अच्छे से ही बात करते हैं। स्टालिन साहब भी मुस्कुरा रहे हैं। जगन ने भी हाथ पकड़ लिया है मोदी जी का। शिंदे जी लगता है महाराष्ट्र से खोए हुए प्रोजेक्ट मांग रहे हैं गुजरात से। नहीं, ये तो कोई किताब दे रहे हैं। मैं कहीं सपना तो नहीं देख रहा? शायद मैं होश में नहीं हूं, और अगर तो मदहोश हूं तो ऐकाश के हम होश में आने ना पाएं और ये प्यार ऐसे ही बना रहे। बना रहेगा, हम देखेंगे। भाई चलिए उम्मीद करते हैं कि ऐसे ही नेता नगरी रहे, लेकिन वो होगा नहीं, आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।